अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि चाइनीज़ J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कुछ नई तस्वीर निकल कर सामने आई हैं, उनको एनालाइज करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने तीरा में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खातर खा कामयाबी हासिल हुई है। 4 बड़े जो लीडर्स थे TTP के और LEI के, वो मारे गए हैं। उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। उसके अलावा बलोचिस्तान की सिचुएशन पर भी बात करते हैं। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-31 इसके प्रोटोटाइप की कुछ नई तस्वीर निकल कर सामने आई हैं, जिसमें ये डार्क कैमोफ्लाज में देखा जा सकता है, जबकि इससे पहले इसके ग्रीन कैमोफ्लाज वाली तस्वीर भी मौजूद थी, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो J-35 था, नेवल वर्जन। जबकि ये जो नया प्रोटोटाइप है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एयरफोर्स का वर्जन है J-31, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी खरीदेगी। उसके साथ साथ यहाँ अहम चीज़ ये है कि इसकी नोजकोन के आगे आपको पिटोट ट्यूब लगी हुई नज़र नहीं आएगी। पिटोट ट्यूब बुनियादी तौर पर ये इस तरह की होती है और इसका ज़्यादा काम होता है मेजरमेंट से रिलेटेड और टेस्टिंग के दौरान। तो इस प्रोटोटाइप पर चूँकि पिटोट ट्यूब नहीं है, तो इस बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि ये उन प्रोटोटाइप्स में होगा जिसकी बेस पर बाकायदा फिर उस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा, यानी कि ये अपने फाइनल टेस्टिंग फेजेस में है। और इस प्रोटोटाइप को आप एक ऑपरेशनल लेवल का एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पूरे का पूरा आगे प्रोग्राम चलेगा। क्योंकि अगर चाइनीज़ मिलिट्री इस प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होती है, तो मजीद प्रोटोटाइप बनाने की बजाय बस इसी पर ही आगे ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। और हो सकता है कि ये अपने चूंकि लास्ट टेस्टिंग फेजेस में है, तो यही लास्ट प्रोटोटाइप हो जो कि आगे चल के प्रोडक्शन यूनिट्स की बुनियाद बनेगा। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक हमें पाकिस्तान एयरफोर्स में भी J-31 देखने को मिल सकता है। जबकि वीवो पर कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसका कैमोफ्लेज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये तस्वीर चूंकि बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है, और इसी वजह से हम बिल्कुल भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका कैमोफ्लेज डिफरेंट है या वही पुराने वाला कैमोफ्लेज है। लेकिन जाती मेरी राय यही है कि ये अभी पुराने वाला डार्क कैमोफ्लेज है और यही कैमोफ्लेज होगा जो कि J-31 एयरक्राफ्ट पर आएगा। दोस्तों, J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जब से ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इसकी अनाउंसमेंट की गई है, तब से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। इसी वजह से इंडिया ना सिर्फ अमेरिकन F-35 पर नजर रखे हुए है, बल्कि उसके साथ साथ वो रशियन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अब दोबारा से उनकी तरफ रुजू कर रहा है और रशियन Su-57 के लिए दोबारा से निगोशिएशंस का आगाज हो चुका है। सो आने वाले वक्त में देखना ही काफी दिलचस्प होगा कि J-31 के मुकाबले में इंडिया किस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में लेकर आता है। अब दोस्तों, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम बलोचिस्तान की सिचुएशन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बलोचिस्तान में 26 अगस्त को BLA की तरफ से मल्टीपल एरियाज में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं। उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और रिप्लाईज में भी पिन किया होगा। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ना सिर्फ बलोचिस्तान की कुछ कोर इश्यूज पर बात की है, बल्कि उसके साथ साथ इस पूरे वाक़े को किस तरह सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, और इस सारी सिचुएशन में एज बीइंग अ नेशन और एक कौम होने की हैसियत से हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसका मैं वन लाइनर बता दूं कि इस पूरे के पूरे बलोचिस्तान के सिनेरियो में 26 अगस्त को जो अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं, उनमें तकरीबन 30 से ज़्यादा सिविलियंस शहीद हुए हैं। 18 के करीब मिलिट्री पर्सनल की शहादत की भी खबरें हैं, जबकि दूसरी तरफ 21 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। और ये जो 21 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, ये उन हाई इंटेंसिटी एरियाज में जब इन्होंने अटैक किया था। जबकि पिछले कुछ दिनों के पूरे रिकॉर्ड्स को अगर उठाया जाए, तो पिछले 5-6 दिनों के अंदर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उनमें 70 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं। अब हम बाकायदा अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक दोस्तों, तीरा वैली में जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को लेकर है। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के स्टैट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने तीरा वैली में चूंकि बड़े पैमाने पर इन TTP के और LEI के जो मिलिटेंट्स हैं, इनकी शनाख्त हुई थी कि ये वहाँ पर मौजूद है, और इसी बुनियाद पर ड्रोन्स के थ्रू वहाँ जासूसी की जा रही थी और ग्राउंड फोर्सेस के तहत बाकायदा ऑपरेशन किया जा रहा था। तो 20 अगस्त तक 25 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें 4 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी कि उनके कमांडर भी थे, जिनमें सबसे जो अहम कमांडर था वो अब्दुल समद। तो ये बड़े कमांडर्स के साथ साथ 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी जामे शहादत नोश की है। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम चीज़ होती है कि जो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो एक रियासत में अपनी अलहदा से रेट कायम करने की बात करते हैं, और इस तरह जो आपका एक वेल एस्टेब्लिश्ड रियासत होती है या मुल्क होता है, वो टूटता है। और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए जो इस तरह के अनासर होते हैं, उनसे सख्ती से ही निपटा जाता है। इसके अलावा कोई भी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनयूजुअल होती हैं,
क्योंकि ये जो टेरर प्रॉक्सीज होती हैं ये काफ़ी हद तक सब टैक्टिकल वॉरफेयर को यूज़ करती हैं। टैक्टिकल वॉरफेयर नॉर्मल वही जंग के तरीके होते हैं जो कि रवायती तौर पर फौजियाँ अपनाती हैं, लेकिन सब टैक्टिकल वॉरफेयर में गोरीला वॉरफेयर होती है, छुपकर अटैक करना, छुपकर घात लगाना। ये चीज़ इन प्रॉक्सीज के हक में बहुत होती है और इस तरह के अटैक्स में जो रेगुलर आर्मीज होती हैं उनका नुकसान भी काफ़ी होता है। इसी वजह से इन प्रॉक्सीज के खिलाफ आपको पूरी ताकत से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अदरवाइज इसके नुकसानात क्या हुए हैं उसके लिए आप अगर माजी में भी जाकर देखें तो बहुत सी आपको मिसालें मिल जाएंगी। लबनान, सीरिया, इन कंट्रीज़ की सिविल वॉर्स को अगर आप पढ़ें तो मल्टीपल इस तरह की प्रॉक्सीज थी जो आपस में लड़ी और उस गोरीला वॉरफेयर और सब टैक्टिकल वॉरफेयर के नतीजे में जो मुल्कों की तबाही हुई वो हमारे सामने है। ये देख एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।